हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वीको राजपूत। आज बीएससी थर्ड ईयर का थर्ड पेपर लेकर के आया हूँ, जिसमें थर्ड पेपर में थर्ड यूनिट को ही शो कर रहा हूँ। थर्ड पेपर की थर्ड यूनिट का नाम इकोलॉजी है। इकोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट को मैं आज डिफाइन कर रहा हूँ। जैसा आपको पता है, बीएससी का जो पेपर है वो पेपर ऑब्जेक्ट होने जा रहा है। ऑब्जेक्ट के हिसाब से आपको पेपर की तैयारी करके चलनी है और पेपर के हर कंसेप्ट को आप करके समझ करके चलना है। पेपर के हर कंसेप्ट को जब आप समझ के चलेंगे तभी आप ऑब्जेक्ट क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं, ऑब्जेक्ट आंसर को निकाल सकते हैं। जब तक कि आप किसी भी चीज़ को डीपली नहीं पढ़ेंगे तब तक किसी भी प्रकार के आंसर को शो ऑफ नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर होना है, तैयार होना है और उसके कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट को समझने के लिए हमें उसमें डीप पढ़ना पड़ेगा। किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी पेपर को या किसी भी टॉपिक को जब तक हम डीप नहीं पढ़ेंगे तब तक हम उस टॉपिक के बारे में नहीं बता पाएंगे। तो उसी विषय पर मैं चर्चा कर रहा हूँ आपसे, उसी विषय को लेकर के आया हूँ। इकोलॉजी पेपर है, इकोलॉजी बेसिक कंसेप्ट को मैं शो कर रहा हूँ। इकोलॉजी शब्द देखिए, मैं आपको थ्योरेटिकल और आपको ऑब्जेक्ट पेपर के हिसाब से, दोनों के हिसाब से मैं शो कर रहा हूँ। तो पेपर चाहे किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी टाइप से आ जाए, वो दोनों में ही हेल्पफुल है। मेरा वीडियो ये दोनों में ही हेल्पफुल रहेगा। ऑब्जेक्ट भी आता है तब भी आपका हेल्पफुल है और सब्जेक्टिव आता है तब भी आपका हेल्पफुल है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पूरा मेरा वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आप उसको पूरी तरह से समझ पाओगे। अदरवाइज़ थोड़ा सा भी आपने देख करके छोड़ दिया तो फिर आप उसमें अंदर तक नहीं पहुंच पाओगे, ना उसको समझ पाओगे। तो कोशिश करिए वीडियो को पूरा देखने की। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखोगे तब तक आप किसी भी कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाओगे। तो देखते हैं इकोलॉजी शब्द को किसने डिफाइन किया था। तो इकोलॉजी शब्द सबसे पहले देखिए, मैंने अपने नोट्स को पहले से तैयार करके रखा है आपके लिए, क्योंकि मैं इसको साथ साथ में लिखता हूँ तो थोड़ा टाइम लेता है। तो इसमें मैं आपको बता के चल रहा हूँ, इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था। भाई ऑब्जेक्ट क्वेश्चन जाता है, ये आपसे क्वेश्चन इसी तरह से आएगा, इकोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो किस सन में दिया था। तो क्वेश्चन हमारा दोनों तरह से जाएगा। इकोलॉजी शब्द सबसे प्रथम किसने दिया था, एक साइंटिस्ट हुए थे, रीटर। ये देखिए मैंने अंडरलाइन कर रहा हूँ उसको, रीटर ने दिया था। और किस सन में दिया था, 1868 में। आपको पूछा जा सकता है और आंसर इसी तरह से आपको डिफाइन करना है, किस में दिया था, किस सन में दिया था। 1868 में रीटर नामक साइंटिस्ट ने इकोलॉजी शब्द को दिया था। इसको आइकोलॉजी के रूप में प्रस्तुत किया था इन्होंने। किसके रूप में किया था, आइकोलॉजी के शब्द में, आइकोलॉजी के रूप में। इकोलॉजी जो शब्द का जो विकास हुआ है वो एक भाषा होती है। आपको लैंग्वेज पूछा जा सकता है किस लैंग्वेज में दिया था, तो लैंग्वेज का नाम है हमारा ग्रीक लैंग्वेज। तो ग्रीक लैंग्वेज में आइकोस का मतलब क्या होता है बच्चों, आइकोस का मतलब होता है आवास। ठीक है, मैं दे चुका हूँ पहले, आवास। और लोगस का मतलब होता है यहाँ पर अध्ययन करना, स्टडी करना। ये देखिए मैं अंडरलाइन साथ साथ में अंडरलाइन भी करता जा रहा हूँ। उसका मतलब होता है स्टडी करना। अब ऑब्जेक्ट कितने निकले हमारे, देखिए किस लैंग्वेज में दिया, ग्रीक लैंग्वेज में दिया। आइकोस का मतलब क्या हुआ, आवास हुआ। लोगस का मतलब क्या हुआ, अध्ययन करना हुआ। तो हम इसमें कई सारे शब्दों को ऑब्जेक्ट के रूप में निकाल करके चल सकते हैं। बहुत सारे शब्द इसमें ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे। सब्जेक्टिव के हिसाब से तो पूरा लैंग्वेज हमारे सब्जेक्ट में चली रही है, बट ऑब्जेक्ट भी हम क्वेश्चन को आंसर के रूप में लेकर के चल सकते हैं। इसी तरह से एक और साइंटिस्ट हुए थे, अर्नेस्ट हेकल। ये देखिए मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ। अर्नेस्ट हेकल ने 1969 में
1969 में इकोलॉजी शब्द को डिफाइन किया था। अब देखिए दोनों शब्द आपके आ सकते हैं। यहाँ पर रीटर ने क्या दिया था, इकोलॉजी शब्द दिया था। 1868 में रीटर ने इकोलॉजी शब्द दिया था, लेकिन इकोलॉजी शब्द जो दिया था, एक बार फिर मैं पुनः बोल रहा हूँ, इकोलॉजी शब्द जो दिया था वो अर्नेस्ट हेकल ने दिया था, और इकोलॉजी जो शब्द प्रस्तुत किया था वो रीटर ने प्रस्तुत किया था। दोनों की सन अलग अलग हैं। रीटर की सन है 1868 जो इकोलॉजी को डिफाइन किया था, और इकोलॉजी को जो डिफाइन किया था 1969 में अर्नेस्ट हेकल के द्वारा दिया गया था। तो ध्यान रखना, इकोलॉजी शब्द अगर आता है तो अर्नेस्ट हेकल लगाना है आपको, और इकोलॉजी शब्द जो आता है तो आपको रीटर 1868 लगाना है आपको। ओके, तो अब इसके बारे में जो बताया उन्होंने, अर्नेस्ट हेकल ने जो बताया, किसी भी जीव के संपूर्ण कार्बनिक और अकार्बनिक, यानी कोई भी जीव है उसका पूरी तरह से ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो वातावरण है वो उनका आपस में जो संबंध होता है, ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक रूप से जो उनका आपस में जो संबंध होता है उसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी शब्द कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। ओके, समझ में आ रही होगी डेफिनेशन, ठीक है। एक बार फिर पुनः रिपीट कर रहा हूँ डेफिनेशन को। किसने बताया था, अर्नेस्ट हेकल ने बताया कि किसी भी जीव का संपूर्ण कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण के आपसी संबंध को इकोलॉजी कहा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट, इसका डिविजन्स उन्होंने बताए थे। कौन कौन से डिवीजन है उसके, सब डिवीजन्स हैं। सब डिवीजन ऑफ इकोलॉजी, उन्होंने सब डिवीजन ऑफ इकोलॉजी इन्होंने बताया था, जिसको हम पारिस्थितिकी के उपखंड कहते हैं। इसके अंदर क्या पढ़ा है हमने, यानी जीव विज्ञान के अंतर्गत, ठीक है, क्योंकि हम जीव विज्ञान की बात करके चल रहे हैं। जीव विज्ञान के अंतर्गत इकोलॉजी को दो भागों में बांटा है। इकोलॉजी को कितने भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है। अब दो भाग कौन कौन से, देखिए फर्स्ट भाग है हमारा प्लांट इकोलॉजी, ठीक है। फर्स्ट पार्ट कौन सा है हमारा, प्लांट इकोलॉजी, और सेकंड पार्ट है हमारा एनिमल इकोलॉजी। दो भागों में दिया है, प्लांट इकोलॉजी को और एनिमल इकोलॉजी। इसमें अब फर्स्ट प्लांट इकोलॉजी में क्या क्या किसकी स्टडी की जाती है, इसमें जो स्टडी की जाती है हमारे जो चारों तरफ जितने भी प्लांटेशंस हैं, पौधों हैं, इसमें पौधे और उनके चारों ओर के वातावरण का, ठीक है, पौधे और उनके चारों ओर के वातावरण का जो आपसी संबंध होता है उनकी स्टडी की जाती है, और उसे कहते हैं हम प्लांट इकोलॉजी। इसी प्रकार से एनिमल इकोलॉजी कैसे कहेंगे, एनिमल इकोलॉजी में भी सेम प्लांट इकोलॉजी की तरह ही है, जैसे प्लांट इकोलॉजी था उसी तरह से एनिमल इकोलॉजी है। एनिमल इकोलॉजी में हम क्या लिख सकते हैं, इसमें वहाँ पर प्लांट का स्टडी किया जा रहा था, प्लांट के चारों ओर के वातावरण का अध्ययन किया जा रहा था। यहाँ पर जंतुओं और उनकी चारों तरफ, ठीक है, जंतुओं और उनके चारों ओर उपस्थित वातावरण के आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर किया जाता है, ये एनिमल इकोलॉजी के अंदर। अब आपको यहाँ क्वेश्चन निकल के आएगा ऑब्जेक्ट। अब पूछा जा सकता है इकोलॉजी की जो सब डिविजन्स हैं वो कितने हैं, ठीक है, तो आपको बताना है दो, जिसमें प्लांट इकोलॉजी और एनिमल इकोलॉजी। अब डेफिनेशन आपको पूछी है तो डेफिनेशन आप इसमें दे सकते हैं। डेफिनेशन मैंने आपको डिफाइन कर चुका हूँ। प्लांट इकोलॉजी में प्लांट और उसके आपसी वातावरण का अध्ययन किया जाता है। एनिमल इकोलॉजी में एनिमल्स और उनके चारों तरफ आपसी जो संबंध होते हैं, वातावरण होता है, उस वातावरण में आपस में जो संबंध होता है उसमें हम एनिमल इकोलॉजी कहते हैं, उसको एनिमल इकोलॉजी कहा जाता है। अब देखिए, इनको निम्न उपखंडों में भी विभक्त किया जा सकता है। अब इनको कितने उपखंडों में भी, तो बहुत सारे उपखंड होते हैं। अब देखिए, पहला उपखंड है आपका ऑर्टिकोलॉजी। ऑर्टिकोलॉजी को कहते हैं स्वपारिस्थितिकी। स्व मीन्स स्वयं, अपने आप, ठीक है, इसको स्वपारिस्थितिकी। दूसरा एक समपारिस्थितिकी, जिसको हम सेनिकोलॉजी के नाम से जानते हैं। ये होता है सेनिकोलॉजी और ये होता है ऑर्टिकोलॉजी। ओके, ऑर्टिकोलॉजी किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति, देखिए दोबारा बोल रहा हूँ,
इसके अंतर्गत किसी व्यक्तिगत जीव, ठीक है, यानी इंडिविजुअल जीव की बात कर रहा है यहाँ पर, व्यक्तिगत जीव या जाति का उसके वातावरण से आपसी संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर क्या है, स्वयं अपने आप का ही बात करके चल रहा है, ऑर्टिकोलॉजी की बात करके चल रहा है। इसके अंतर्गत किसको पढ़ा जाता है, व्यक्तिगत जीव के बारे में भी बात की जाती है, स्पीसीज के बारे में भी बात की जाती है, जीव और जाति के बारे में, यहाँ पर उसके वातावरण के बारे में, उसके आपसी संबंधों के बारे में, जो आपसी संबंध हैं वातावरण से, ठीक है, उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। किसके, व्यक्तिगत जीव जाति का। ओके, मैं अंडरलाइन करके चल रहा हूँ, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके साथ दूसरा पार्ट इसका, इसके साथ देखिएगा, अगला आता है आपका सिनिकोलॉजी। सिनिकोलॉजी, इसको हम श्रम पारिस्थितिकी कहते हैं। इसमें यानी इसमें क्या डेफिनेशन होगी, इसमें होगी इसके अंतर्गत जीवों के समूह। यहाँ पर इंडिविजुअल आ रहा था, देखिए दोनों में अंतर है। यहाँ पर स्वयं एक विशेष प्रकार की जाति का या इंडिविजुअल हो रहा था, यहाँ पर ग्रुप की बात करके चल रहा है, ठीक है, समूह या किसी समुदाय, यहाँ पर समूह या समुदाय की बात करके चल रहा है, देखिए। और यहाँ पर सिर्फ इंडिविजुअल की बात करके चल रहा था, जीव जाति की बात करके चल रहा था। यहाँ पर समपारिस्थितिकी में समूह या किसी समुदाय का अध्ययन किया जाता है। ओके, तो उसको हम कहते हैं सिनिकोलॉजी या समपारिस्थितिकी। समझ में आ रहा होगा। इसके बाद यहाँ पर इसको कई पार्ट्स में इसको डिफाइन किया गया है, कई भागों में इसको डिफाइन किया गया है। अब वो भाग में आपको देखिए इसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं। यहाँ पर कई उपखंडों में इसको लेके चलेंगे तो डिफरेंट इसके उपखंड बनते हुए चले जाएंगे। तो इसके अंदर यहाँ पर हम लेके चल रहे हैं, पहला भाग लेके चल रहे हैं पॉपुलेशन इकोलॉजी को, ठीक है, पॉपुलेशन इकोलॉजी को लेके चल रहा हूँ। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी किसके अंदर, ये सिन पारिस्थितिकी के अंदर लेके चल रहे हैं, सिनिकोलॉजी के अंदर लेके चल रहे हैं। तो पॉपुलेशन इकोलॉजी में यहाँ पर जीव संख्या पारिस्थितिकी कहते हैं इसको। क्या कहा जाता है इसको, जीव संख्या पारिस्थितिकी। इसमें किसी समय, ठीक है, किसी समय और स्थान पर, दोनों बात कर रहा है, समय और स्थान पर प्रजाति विशेष के रूप में या विशेष के समूह को पॉपुलेशन इकोलॉजी कहते हैं। किस किस चीज़ में, इसके अंतर्गत यानी इसमें किसी समय का ज्ञान या टाइम का ज्ञान और उसके स्थान यानी किसी समय एवं स्थान पर प्रजाति विशेष के समूह को पॉपुलेशन इकोलॉजी कहा जाता है। ओके, दूसरा इसी के अंदर हम लेके चलें तो कम्युनिटी इकोलॉजी को ले रहे हैं हम। कम्युनिटी इकोलॉजी को हम कहते हैं समुदाय, ठीक है, एक ग्रुप। इसमें क्या आएगा, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन में एक ही वातावरण के अंदर, यानी कोई भी एक वातावरण है, एक ही वातावरण के अंदर यानी एक ही वातावरण में रहने वाले पौधों व जंतुओं, क्लियर हो रहा होगा पॉइंट, अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं। एक ही वातावरण में रहने वाले अनेक पौधों और जंतुओं के समूहों को, ठीक है, कौन सा, यानी बहुत सारे पौधे हैं एक वातावरण में रह रहे हैं, एक साथ रह रहे हैं, पौधे और जंतुओं के जो समूह होता है उसे हम कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं। क्लियर, उसे क्या कहा जाता है, कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं। अब कम्युनिटी इकोलॉजी के आगे हम इसको लेंगे तो इसमें कई सारे और भी भागों को हम डिफाइन करने जा रहे हैं। देखिए मैं पेज टर्न कर रहा हूँ, पेज टर्न पर आप देखेंगे इसके अंदर कम्युनिटी इकोलॉजी के अंदर, इसी के अंदर हमारा अगला जो पार्ट आ रहा है, इसी में हम लेके चलेंगे बायोम इकोलॉजी को। बायोम इकोलॉजी ये क्या होती है, इसको बायोम इकोलॉजी में जिसको हम जीवोम पारिस्थितिकी कहते हैं। जीवोम पारिस्थितिकी, वैसे तो आप देखिए जीवोम पारिस्थितिकी में किसका अध्ययन किया जाएगा, यहाँ पर देखिए वातावरण का, वातावरण या प्रकृति में। ओके, वातावरण या प्रकृति एक ही बात है, वातावरण या प्रकृति में एक ही वातावरण में, क्लियर हो रहा है, रहने वाले एक से अधिक समुदायों का पाया जाना। वहाँ पर सिंगल समुदाय की बात करके चल रहा था पीछे, और यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, एक से अधिक,
खुद और खुद से और भी ज़्यादा यानी एक से अधिक समुदायों का पाया जाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होती है। यानी इसमें बायोम में क्या होता है, इसमें हम स्टडी करते हैं एक से अधिक जीव जातियों की, समुदाय की, उनकी स्टडी करते हैं, तभी तो ये कह के चल रहा है। यानी किसकी, एक से अधिक समुदायों का पाया जाना कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होती है। यानी आश्चर्यजनक बात नहीं होती है अर्थात एक से अधिक समुदाय पाए जाते हैं एक से अधिक जलवायु के साथ में। इसका मतलब क्या है, इनका वातावरण के साथ या जलवायु के साथ आपसी संबंध बायोम कहलाता है या बायोम इकोलॉजी कहलाता है। क्लियर हो रहा होगा पॉइंट। अगले पॉइंट की तरफ हम मूव कर रहे हैं। अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट है इकोसिस्टम इकोलॉजी। इकोसिस्टम इकोलॉजी जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी, ठीक है, इकोलॉजी इकोसिस्टम इकोलॉजी के अंदर पारिस्थितिकी तंत्र या पारिस्थितिकी। तो अब इसके अंदर क्या होगा, इसमें जो बायोटिक कम्युनिटी और एबायोटिक एनवायरनमेंट दोनों बात करेंगे हम। इसमें किस किस की, बायोटिक कम्युनिटी की बात करेंगे और अबायोटिक एनवायरनमेंट की बात करेंगे। तो इसमें या बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स की बात करके चलें तो इसका एक दूसरे के पारस्परिक क्रिया, ठीक है, एक दूसरे के साथ साथ जो क्रिया करते हैं और एक दूसरे से प्रभावित भी करते हैं। यानी वो दोनों बायोटिक और एबायोटिक जितने भी फैक्टर्स हैं वो एक दूसरे से क्रिया करके एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। क्लियर। इनके इस प्रकार की क्रिया को हम इकोसिस्टम इकोलॉजी कहते हैं। इसी तंत्र को हम क्या कहेंगे, इसी तंत्र में यानी एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स की जो आपसी जो क्रिया होती है उसी को हम इकोसिस्टम इकोलॉजी कहते हैं। समझ में आ रहा होगा। क्लियर। अब आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है इकोसिस्टम इकोलॉजी किसे कहा जा सकता है, जिसमें एक साथ पारस्परिक की जो क्रिया होती है, अबायोटिक और बायोटिक की एक साथ जो क्रिया होती है वो किस तंत्र के अंदर होती है। तो आप बता सकते हैं, जिसको आप बताएंगे कि इकोसिस्टम इकोलॉजी के अंदर इसमें ये क्रिया होती है। फाइनल। आगे हम चलें दूसरे पॉइंट की तरफ, हैबिटेट इकोलॉजी। हैबिटेट इकोलॉजी किसे कहते हैं। हैबिटेट इकोलॉजी में इसके अंदर मीन्स आवासीय पारिस्थितिकी, इसको हम कहते हैं आवासीय पारिस्थितिकी। देखिए इसमें वह स्थान क्या बात करके चल रहा है, ये इसमें उस स्थान की बात करके चल रहा है जिसमें कोई भी जीव रहता है, ठीक है, वह स्थान जिसमें कोई जीव रहता है आवास कहलाता है। कोई भी हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे हम लोग हों, चाहे कोई भी जीव हो या कोई भी बर्ड्स हो, कोई भी इस वातावरण के अंदर जो जीव जिस क्षेत्र में रह रहा है, जिस जगह पर रह रहा है, वह उसका आवास कहलाता है। आवास का वातावरण से आवास का वातावरण से घनिष्ठ संबंध होता है। यानी जहाँ पर भी जो भी आवास है उस आवास का उस वातावरण से एक घनिष्ठ संबंध होता है। घनिष्ठ मीन्स उसका एक पूरी तरह से उस दूसरे पर निर्भर है, पूरी तरह से एक दूसरे के साथ घनिष्ठता है। किसी भी जीव के आवास का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कोई भी जीव है उस आवास का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका अध्ययन इस हैबिटेट इकोलॉजी के अंदर ही किया जाएगा। ओके, इसका अध्ययन किसके अंदर किया जाता है, हैबिटेट इकोलॉजी के अंदर। अब इसमें कितने भागों में बांटा है, इसको डिफरेंट पार्ट्स में बांटा है। जैसे फर्स्ट है आपका टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी, जिसको हम स्थलीय वातावरण पारिस्थितिकी कहते हैं। दूसरा है आपका फ्रेश वाटर इकोलॉजी, स्वच्छ जलीय वातावरण पारिस्थितिकी कहते हैं। तीसरा आपका मैराइन वाटर इकोलॉजी, समुद्री जलीय पारिस्थितिकी। अगला आपका आता है आपका एस्चुरिनाइन्स इकोलॉजी, उसको हम कहते हैं ज्वार नदमुखी पारिस्थितिकी। और देन अगला आता है डेजर्ट इकोलॉजी, जो मरुस्थलीय पारिस्थितिकी होता है, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ये अलग अलग मैंने आपको पॉइंट दिए हुए हैं जिसमें हम हैबिटेट इकोलॉजी के अंदर हम पॉइंट्स को पढ़ते हैं। तो ये 5 टाइप्स को हम इसमें डिफाइन करेंगे। तो 5 टाइप्स मैंने आपको इसके अंदर दे करके चला हूँ। तो हम
इसको डिफाइन कर सकते हैं। आगे चाहोगे तो आप अगर अलग से आप चाहोगे कि सर इसको आप डिफाइन कर दीजिएगा, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इनको डिफाइन भी कर दूंगा। अदरवाइज इनके साथ हम इकोसिस्टम इकोलॉजी के अंदर, जो हैबिटेट इकोलॉजी के अंदर हम इसकी स्टडी करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इसमें अगले पॉइंट्स को लेते हैं हम। दूसरा पॉइंट्स लेते हैं जीवाश्म पारिस्थितिकी को। तो जीवाश्म पारिस्थितिकी हम लेते हैं पैलियो इकोलॉजी। पैलियो इकोलॉजी किसे कहते हैं? इसके अंदर हम पैलियो इकोलॉजी में, जिसमें जीवाश्म, पैलियो का मतलब होता है जिसमें जीवाश्म होता है, जो पहले कभी कोई जीव पाया जाता था लेकिन आज की डेट में वो जीव सिर्फ फॉसिल्स के रूप में पाया जा रहा है, जीवित नहीं पाया जाता है। इसमें जीवों एवं उनके वातावरण, ठीक है। पैलियो इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? जीवों और उनके वातावरण का अध्ययन किया जाता है, जो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर पाए जाते थे लेकिन आज वे लुप्त हो चुके हैं। इसकी डेफिनेशन हम कह सकते हैं, लाखों एवं करोड़ों वर्ष पूर्व दबी पाई गई मानव व पशुओं की अस्थियां या जितने भी प्लांट्स हैं वे जो दबे पाए गए हैं ज़मीन के अंदर या कहीं भी किसी भी जगह पर दबी पाई गई हैं, उनको हम जीवाश्म कहते हैं। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? लाखों, देखें शब्द को पहचाने आप, लाखों एवं करोड़ों वर्ष पूर्व पहले तो कुछ जीव पाया जाता था लेकिन आज वो नहीं पाया जाता है, लुप्त हो चुका है। उससे हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं या फॉसिल्स कहते हैं या पैलियो इकोलॉजी कहते हैं। ओके। अब पैलियो इकोलॉजी को अब देखिए, इसके अंदर इसकी स्टडी किया जाता है, आगे और भी स्टडी किए जाएंगी। ये तो हमने 4 पॉइंट को दे दिया, और भी स्टडी करेंगे। तो स्टडी हम किसको करेंगे? जैसे कि ये आ गया भूगोलीय पारिस्थितिकी, ठीक है, भूगोलीय पारिस्थितिकी। अब इसके अंदर भूगोलीय पारिस्थितिकी में हम इसको इको जियोग्राफी हम कहते हैं, इको जियोग्राफी हम कहते हैं, जिसमें हम भूमंडल का अध्ययन करेंगे। इसके अंदर हम क्या करेंगे? भौगोलिक पारिस्थितिकियों और जीवों के विकिरण एवं वितरण का अध्ययन करते हैं इसके अंदर। दूसरा आता है कंजर्वेशन इकोलॉजी। कंजर्वेशन इकोलॉजी में जिसको हम संरक्षण पारिस्थितिकी कहते हैं। संरक्षण पारिस्थितिकी में क्या स्टडी किया जाता है? यानी इसमें जो स्टडी किया जाता है, जो प्राकृतिक संसाधनों का, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण पूर्ण जो सदुपयोग किया जाता है उसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन इकोलॉजी, ठीक है। प्रोडक्शन इकोलॉजी को हम कहते हैं उत्पादन पारिस्थितिकी। उत्पादन पारिस्थितिकी में अध्ययन किया जाता है, यानी इसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? उन तंत्रों का जो वास्तविक उत्पादन, यानी उन तंत्रों का अध्ययन किया जाता है जो वास्तविक उत्पादन का अध्ययन किया जाता है, या अतिरिक्त प्राकृतिक जो भी और भी है अतिरिक्त प्राकृतिक साधनों और उसकी वृद्धि का भी अध्ययन किया जाता है, उसको कहते हैं प्रोडक्शन इकोलॉजी। दूसरा आता है साइटो इकोलॉजी। साइटो इकोलॉजी में जैसा आपको पता है साइटोलॉजी कैसे कहते हैं, तो साइटोलॉजी जैसे कोशिका को डिफाइन करता है, इसमें कोशिकीय पारिस्थितिकी को कहते हैं। यानी इसके अंदर हम किसकी स्टडी करेंगे? प्रजाति की, किसी भी कोई भी प्रजाति है उसकी, या जीव संख्या की कोश की संरचना का अध्ययन किया जाता है। किसी भी जीव की प्रजाति का, कोश की संरचना का, उनका अध्ययन किया जाता है, उन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसको हम कोशिकीय पारिस्थितिकी कहते हैं। दूसरा आता है आपका पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी कैसे कहते हैं? पॉपुलेशन इकोलॉजी जिसको हम पॉल्यूशन इकोलॉजी, पॉपुलेशन नहीं है, पॉल्यूशन इकोलॉजी है ये, पॉल्यूशन इकोलॉजी जिसको हम प्रदूषण पारिस्थितिकी कहते हैं। प्रदूषण पारिस्थितिकी में इसके अंदर जितने भी प्रदूषण हो रहे हैं वातावरण में जो भी प्रदूषणों के कारक हैं या उनसे जो प्रभाव पड़ रहा है या उनका जो निदान किया जाता है, उनका उपाय किया जाता है, उसको हम कहते हैं पॉल्यूशन इकोलॉजी, ठीक है। तो ये हम आज जो एंड कर रहे हैं इसी को पॉल्यूशन इकोलॉजी पर, मैं आपको बेसिक कंसेप्ट आपको बता के चला हूँ इकोलॉजी के, किस प्रकार से किसने खोज की थी और वातावरण में कौन कौन से कंसेप्ट होते हैं इकोलॉजी के, वो मैंने आज आपको डिफाइन किया है।
आगे नेक्स्ट टॉपिक में मैं एनवायरमेंट फैक्टर्स को शो करूंगा। एनवायरमेंटल फैक्टर क्या होते हैं, वातावरणीय कारक क्या होते हैं, तो नेक्स्ट में अगले टॉपिक में आपको बता करके चलूँगा। इसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चंस को टच करते हुए चला हूँ, ऑब्जेक्टिव को भी टच किया है, थ्योरेटिकल को भी टच किया है। तो ये जो वीडियो बनाने का मेरा मेन पर्पज़ है, मेन उद्देश्य है कि बच्चों के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्ट की तरफ उसको लेकर के चलूँ, या थ्योरेटिकल पेपर आता है तो थ्योरेटिकल भी उसको हेल्प करे, और ऑब्जेक्ट पेपर में तो हेल्प करेगा ही करेगा। तो ध्यान रहे, फिर एक बार मैं आपसे बोल करके चल रहा हूँ, जब तक आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तब तक ये पूरी बात मेरी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि तभी समझ में आएगी जब मैं आगे से जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है और एंड जहाँ पर कर रहा हूँ, तब आपकी बात ये समझ में आएगी कि वो प्रॉपर सर ने जो ऊपर पढ़ाया है वो लास्ट तक आ रहा है या नहीं आ रहा है, कौन से साइंटिस्ट ने क्या खोज की थी, कौन सा वातावरण एक दूसरे से लिंक कर रहा है, कौन सा टाइप से एक दूसरे से लिंक कर रहा है, वो आपको एंड तक ही मालूम पड़ेगा। तो याद रहे, फिर मैं एक बार आपसे बोल के चल रहा हूँ, जब तक आप वीडियो को पूरा देखिएगा, और पूरा देख के तब आपकी समझ में कोई चीज़ नहीं आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपने कमेंट्स लिख करके मेरे लिए भेज सकते हैं, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। ओके, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।